नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। व्लादिमीर पुतिन ने बहुत बड़ी धमकी दी है। व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूस को कोई बांध कर नहीं रख सकता। रूस की सरहदों को लेकर पुतिन का इरादा बहुत खतरनाक हो गया है। पुतिन की इस धमकी के कई मायने यहां पर निकाले जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के बाद एक और बड़े युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं, जिसे पीटर प्लान का नाम यहां पर दिया जा रहा है। और इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन के इस प्लान से 5 देश कैसे फियर कर्फ्यू यहां पर लगा हुआ है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखें। यूक्रेन की जमीन पर रूस का ये भीषण युद्ध पुतिन का ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है। ये जानकर आपको बेशक हैरानी हो सकती है, जिस युद्ध को रूस की सेना 3.5 महीने से लड़ रही है, यूक्रेन के शहरों को अपने बारूद से बर्बाद कर रही है, वो पुतिन के एक खुफिया प्लान का हिस्सा भर है। पुतिन ने अपने एक बेहद ही खुफिया प्लान के संकेत दिए हैं। इस प्लान में यूक्रेन से भी बड़े युद्ध के साथ साथ रूस के दुश्मनों वाली हिट लिस्ट है। पुतिन की इस हिट लिस्ट में उन देशों के नाम हैं जिस पर पुतिन की नजर है। क्योंकि पुतिन ने संकेत दिया है कि रूस अब अपनी सीमा विस्तार वाले मिशन को रोकने वाला नहीं है। Возможно, понимаете, такую страну, как Россия, со стороны невозможно обнести забором. А мы сами не собираемся такой забор вокруг себя. तो सुना आपने, अगर रूस का कोई पड़ोसी मुल्क उसके हद को समेटने की कोशिश करेगा तो पुतिन यूक्रेन युद्ध की तरह ही उस देश में भी संग्राम का तूफान लाने का प्रण ले चुके हैं। पुतिन का इरादा बहुत बड़े युद्ध का है, यूक्रेन से भी बड़े युद्ध का। लेकिन सवाल ये कि अब पुतिन ने दुनिया के किस हिस्से को नए वॉर जोन में बदलने का खाका खींच रखा है, जिसे वो पीटर द ग्रेट प्लान का नाम दे रहे हैं। पुतिन ने अपनी तुलना 17वीं सदी के रूस के सम्राट पीटर द ग्रेट से की है। पुतिन का कहना है कि वो यूक्रेन की जंग छेड़कर कुछ गलत नहीं कर रहे, बल्कि पुराने सोवियत संघ के हिस्से को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो 18वीं सदी में सम्राट पीटर द ग्रेट का सबसे अहम प्रोजेक्ट रहा था। Новую столицу ни одна из стран Европы не признавала эту территорию за Россией. Все признавали ее за Швецией. А там испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. Это касается Нарвы, там, его первых походах. Чего появились туда? Возвращал и укреплял. Вот что делал. Вот. Ну, судя по всему, на нашу долю. सुना आपने, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी तुलना सम्राट पीटर द ग्रेट से की। उन्होंने कहा कि यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा रहा है और हम इसे वापस ले रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने यह बात जार के 350वें जन्मदिन के मौके पर मॉस्को में लगी एक प्रदर्शनी में कही, जिसमें उन्होंने बताया आखिर क्यों यूक्रेन को वापस लेना जरूरी है, साथ ही साथ कैसे रूस का बचाव करना है। इसे वो अपने पीटर द ग्रेट प्लान का हिस्सा बताते हैं।
पीटर द ग्रेट ने पहले जार के तौर पर शासन किया था। इसके बाद 1682 से 1725 तक अपनी मौत तक सम्राट के रूप में शासन किया। पीटर द ग्रेट ने स्वीडन से बाल्टिक तट तक अपना विजय पताका लहराया। पुतिन का पीटर द ग्रेट से अपनी तुलना करना, पीटर की स्वीडन से बाल्टिक तक की लड़ाई की याद दिलाना और सोवियत संघ के विस्तार का दावा करना उनके खास प्रोजेक्ट का हिस्सा माना जा रहा है। पुतिन का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब रूस की सेना भीषण हमले करके यूक्रेन के डॉनबास इलाके में काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। पुतिन की सेना की ललकार से यूक्रेन में कैसे हाहाकार मचा हुआ है, यूक्रेन में रक्षक से लेकर राष्ट्रपति तक कैसे हथियारों का रोना रो रहे हैं, इसे सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि यूक्रेन युद्ध के बहाने पुतिन ने कितनी बड़ी हिट लिस्ट तैयार कर ली है। इसमें रूस के सभी दुश्मन देशों के नाम शामिल हैं। पुतिन के पीटर द ग्रेट प्लान से स्वीडन खौफ में है। फिनलैंड को हमले का डर सता रहा है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देश डरे हुए हैं जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। स्वीडन ने अपने एक बेहद अहम टापू गॉटलैंड को रूस से बचाने के लिए कमर कस ली है। उसने गॉटलैंड में नेटो के साथ मिलकर तगड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। 2 हफ्ते तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में स्वीडन के साथ रूस का दूसरा पड़ोसी फिनलैंड भी हिस्सा ले रहा है। इसी वजह से स्वीडन का जो गॉटलैंड आइलैंड अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर में एक टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर मशहूर है। वहां चप्पे चप्पे पर अमेरिका और नेटो के कुछ दूसरे सदस्य देशों के हथियारबंद जवानों की तैनाती है। Really prepared. I mean, we have made a big deployment on Gotland, and we will defend Gotland. It's a really hard task to take a defended island. गॉटलैंड स्वीडन का ऐसा बड़ा आइलैंड है जो बाल्टिक सागर के बीच में मौजूद है। कहा जाता है कि गॉटलैंड पर जिसका कब्जा है उसके हाथ में दक्षिणी बाल्टिक सागर है, क्योंकि फिर समंदर और आसमान का कंट्रोल भी गॉटलैंड को कंट्रोल करने वाले देश के पास आ जाता है। गॉटलैंड के दक्षिण में कलिनिनग्राद है। कलिनिनग्राद रूस का वो प्रांत है जो उसके मुख्य हिस्से से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि बाल्टिक सागर में पोलैंड और लिथुआनिया जैसे देशों के बीच में है। It's changed a lot. I mean, Gotland has always been a strategic, of a strategic importance. So, I mean, it's been there for always, basically. गॉटलैंड से रूस के कलिनिनग्राद की दूरी 300 किलोमीटर के करीब है और फरवरी में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसके साथ ही कलिनिनग्राद में अपनी नौसेना की तैनाती भी बढ़ा दी थी। यहां तक कि 2 मार्च को रूस ने अपने 4 सुखोई विमान गॉटलैंड आइलैंड के पास उड़ाए भी थे, जिनमें 2 विमानों में तो परमाणु हथियार तक के होने का दावा किया गया था। रूस के वो 4 सुखोई फाइटर जेट कलिनिनग्राद के एयरबेस से ही उड़े थे। इसी वजह से स्वीडन को गॉटलैंड अपने हाथ से निकलने का डर सताने लगा है। स्वीडन का डर जायज भी है, क्योंकि आज से 214 साल पहले 1808 में रूस ने कुछ वक्त के लिए गॉटलैंड पर कब्जा कर लिया था। पुतिन के पीटर प्लान के सामने आने के बाद स्वीडन को जैसे गॉटलैंड के हाथ से निकल जाने का डर सता रहा है, वैसे ही फिनलैंड भी रूस के संभावित हमले की आशंका से डरा हुआ है और रूस से लगे अपने बॉर्डर पर बैरियर बनाने के प्लान पर काम कर रहा है। फिनलैंड की सरकार ने सीमा कानून में संशोधन कर रूस के लगने वाली 1300 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ बनाने की तैयारी की है। फिनलैंड में रूस की तनातनी पुरानी है। फिनलैंड का रूस के साथ युद्धों का इतिहास रहा है। यूक्रेन की तरह ही फिनलैंड भी रूस का पड़ोसी मुल्क है। यूक्रेन की तरह फिनलैंड ने भी नेटो में शामिल होने की अर्जी लगाई है। यूक्रेन युद्ध की इन विध्वंसक तस्वीरों को देखकर फिनलैंड की सरकार से लेकर जनता भी खौफ में है। फिनलैंड को लग रहा है कि यूक्रेन की तरह रूस किसी भी वक्त फिनलैंड पर हमला कर सकता है। अपने इसी डर को दूर करने के लिए फिनलैंड बॉर्डर पर बाड़ बनाकर रूस के हमलों से खुद को महफूज करने की कोशिश में लगा है। लेकिन
पुतिन को ये मंजूर नहीं है। Любая страна, любой народ, любой этнос должны обеспечить свой суверенитет. Потому что не бывает каких-то промежуточных составляющих, промежуточного состояния. Или страна является суверенной, или колонией. Как бы колонией не называть. Вот, ну, я сейчас не буду приводить примеров каких-то, чтобы никого не обижать. Но если страна либо группа стран. फिनलैंड की तरह ही बाल्टिक देशों में भी पुतिन के नाम की दहशत है, क्योंकि नेटो में शामिल होने से पहले ये देश सोवियत संघ का हिस्सा थे और अब नेटो में मिल गए हैं। पुतिन का प्लान नेटो में शामिल लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी कब्जा जमाने का हो सकता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में बढ़त के बाद पुतिन पूर्वी यूरोप के और देशों को भी अपने निशाने पर ले सकते हैं। इसकी आशंका इसीलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि पुतिन क्राइमिया और जॉर्जिया पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। साथ ही अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए वो पड़ोसी देशों के तानाशाहों के साथ गठजोड़ बना रहे हैं। पुतिन का प्लान रूस, यूक्रेन और बेलारूस को मिलाकर एक नया यूनियन स्टेट बनाने की है, जिसका पावर सेंटर मॉस्को होगा। दरअसल पुतिन की मंशा सोवियत यूनियन की वापसी कराने की है, जिसमें पहले यूक्रेन तो शामिल ही था। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी उसका हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश बना वो यूक्रेन है। इसीलिए सोवियत संघ की घर वापसी के प्लान में पुतिन का पहला निशाना यूक्रेन बना है। रूस की आर्टिलरी रण क्षेत्र में यूक्रेन के सैनिकों के लिए काल बने हुए हैं। युद्ध के मैदान में ज़ेलेंस्की के लड़ाकों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बने हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन की लड़ाई में रूस के हथियारों ने युद्ध की तस्वीर ही बदल डाली है। इसीलिए अब ज़ेलेंस्की एक बार फिर लौटकर हथियारों का रोना शुरू कर चुके हैं। Тому що, щоб наступати, ви прекрасно в цьому, я думаю, знаєте, для цього потрібно не менше в 10 разів техніки і не менше в 10 разів людей. Так? Тому що бажання у нас більше, але техніки поки що у нас менше. Тому ми не можемо дуже потужно просуватись вперед. ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस की सेना से लड़ने के लिए यूक्रेन को 10 गुना हथियार और चाहिए। सिर्फ हथियार ही नहीं, उन्हें 10 गुना ज्यादा सैनिकों की भी दरकार है, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है और हथियार बहुत कम बचे हैं। वहीं रूस ने भारी तादाद में अपने तोपखाने यूक्रेन के युद्ध में उतार रखे हैं। यूक्रेन के सभी मोर्चों पर रूस की सेना गोली बरसा रही है। रूस के तोपखाने से हमले का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की सेना को सटीक और ताकतवर हथियारों की अब जरूरत है। ऐसे में रूस के तोपखानों के जवाब में यूक्रेन को मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की तत्काल जरूरत है। А вже ж, перш за все, перемога повинна бути на полі бою. Або, скажімо так, не тільки перемога, перш за все, сильна, міцна ситуація на полі бою. Коли ми можемо дійсно бачити наші позиції, бачити відповідну техніку, потужну нашу силу, яка не поступає кількості російської техніки. Принаймні, ми до цього йдемо і принаймні ми цього дуже хочемо. यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मई के पहले हफ्ते से ही मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की मांग कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की आए दिन अमेरिका के M142 हाइमर्स और ब्रिटेन के M270 रॉकेट सिस्टम की रट लगाए हुए हैं।
युद्ध में रूस की बढ़त और यूक्रेन के मौजूदा माहौल को देखते हुए अमेरिका और ब्रिटेन दोनों देशों ने आखिरकार जेलेंस्की की मांग मान ही ली है और अपने मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को अब जल्द से जल्द भेजने पर राजी हो गए हैं। यूक्रेन को डिलीवर होने वाले इन 2 रॉकेट ने 5 देशों को आपस में उलझा कर रख दिया है। पहला देश है अमेरिका, जहां से हाइमार्स रॉकेट आने वाला है। दूसरा देश है ब्रिटेन, जो यूक्रेन को M270 रॉकेट भेज रहा है। तीसरा देश पोलैंड है, जहां से होकर ये हथियार यूक्रेन आएंगे। चौथा देश है खुद यूक्रेन। वहीं 5वां देश रूस है, जिसे इस डिलीवरी पर सख्त ऐतराज है। Поставлять вооружение, которое совершенно очевидно способно доставать не только приграничные, но и более глубокие районы Российской Федерации. И если вся эта болтовня про то, что Зеленский вам что-то обещал, будет приниматься всерьез, тогда как на самой Украине политики, депутаты просто смеются над американцами, которые сказали: мы верим Зеленскому, он нам обещал по России. तो सुना आपने, रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन से यूक्रेन भेजे जा रहे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम पर ऐतराज है। नाराजगी की सबसे बड़ी वजह दोनों रॉकेट सिस्टम का रेंज है। सबसे पहले बात अमेरिका से यूक्रेन को मिलने वाले हाइमार्स रॉकेट की। इस रॉकेट की रेंज कितनी होगी? 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर? भूल जाइए 10, 20, 50 और 100 किलोमीटर वाला दायरा। ये वो रॉकेट सिस्टम है जो 500 किलोमीटर दूरी तक कहर मचा सकता है। जी वाकई 500 किलोमीटर तक इस वेपन सिस्टम के रॉकेट कयामत बरपा सकते हैं। लेकिन आखिर में बाइडेन ने हाइमार्स के लेजर वर्जन पर हरी झंडी दिखाई है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर तक बताई जाती है। Are you going to send long-range rocket systems to Ukraine? We're not going to send to Ukraine rocket systems that can strike into Russia. अमेरिका के साथ साथ अब ब्रिटेन की सरकार भी जेलेंस्की को नए रॉकेट सिस्टम से लैस करने के लिए एक्टिव हो गई है। ब्रिटेन की सरकारी वेबसाइट पर बहुत साफ साफ लिखा है कि वो यूक्रेन को मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम गिफ्ट देगा। नीचे बताया गया है कि M270 रॉकेट सिस्टम है, जो 80 किलोमीटर की रेंज तक गाइडेड रॉकेट से हमला कर सकता है। लेकिन अमेरिका के हाइमार्स की तरह ब्रिटेन का ये रॉकेट सिस्टम भी गजब का है। एक तरह से ये हाइमार्स का ही मीडियम रेंज के रॉकेट फायर करने वाले सिस्टम का रूप है, जिसके शुरुआती 3 वेरिएंट के रॉकेट 32, 45 और 80 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकते हैं। ये वो सिस्टम है जिनकी जरूरत यूक्रेन को इस वक्त बहुत ज्यादा है, और यही देखकर नेटो और अमेरिका यूक्रेन को लगातार आधुनिक हथियार भेज रहे हैं। ये ऐसे हथियार हैं जो इराक और अफगानिस्तान में इस्तेमाल किए जा चुके हैं। अब इससे यूरोप के कई देशों के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया, इजराइल और बहरीन की सेनाएं भी लैस हैं। इनसे ऐसे ऐसे रॉकेट दागे जा सकते हैं जिनकी रेंज 300 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक हो सकती है। हालांकि बोरिस जॉनसन यूक्रेन को 80 किलोमीटर रेंज वाला सिस्टम दे रहे हैं। रेंज को लेकर ब्रिटेन ने भी वही किया, जिसे लेकर बाइडेन भी बैकफुट पर आ गए हैं, और अमेरिका को बताना पड़ा कि वो मध्यम दूरी वाले हाइमार्स सिस्टम से ही यूक्रेन को लैस करने जा रहा है। हालांकि कम रेंज के साथ भी जेलेंस्की को लग रहा है कि वो ऐसे हथियारों से पुतिन को धूल चटा देंगे। लेकिन पुतिन का दावा है कि यूक्रेन को मिलने वाले सभी हथियारों का तोड़ रूस के जखीरे में मौजूद है, जिसके बूते वो अपने पीटर द ग्रेट प्लान को आगे बढ़ाकर रूस का विस्तार कर सकते हैं।
और अब बात डॉनबास में सेवेरोडोनेस्क के बैटलफील्ड की। रूस की सेना सेवेरोडोनेस्क शहर पर कब्जा करने की हर मुमकिन कोशिश लगातार करती जा रही है। आलम यह है कि अब डॉनबास की जंग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चेचन लड़ाकों तक को उतार चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति जेलेंस्की और यूक्रेन के रखवाले रूसी सेना को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। जेलेंस्की का आरोप है कि डॉनबास की जंग में पुतिन के रुख को देखकर लगता है कि वो उस इलाके के हर गांव और हर शहर को तबाह करने में आमादा है और रूस को रोकने के लिए उन्हें पश्चिमी देशों से और ज्यादा हथियारों की दरकार है। सेवेरोडोनेस्क में भीषण जंग। सेवेरोडोनेस्क हारेंगे जेलेंस्की। डॉनबास में रूस का मकसद पूरा। पुतिन का ऑपरेशन तबाही। यूक्रेन जंग को कवर कर रहे दुनिया भर के मीडिया के कैमरे जिस तरफ घूमते हैं, बस उसी तरफ बर्बादी और मातम के ही निशान नजर आते हैं। तबाही की ये तस्वीरें यूक्रेन के डॉनबास इलाके की हैं, जिस पर कब्जा करने के लिए रूस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। रूस की सेना डॉनबास के दोनेत्स्क और लुहांस्क पर कब्जा करने के करीब है। इस जंग ने यूक्रेन के हंसते खेलते शहरों को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का ही आलम नजर आता है। जंग की वजह से शहर शहर लोगों के आशियाने जल रहे हैं। फिलहाल डॉनबास के सेवेरोडोनेत्स्क में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच इस वक्त भीषण जंग चल रही है। रूस का आरोप है कि यूक्रेनी फौज की गोलाबारी की वजह से सेवेरोडोनेत्स्क और रुबिज्ने के बीच के जंगल में भीषण आग लगी है। रूस और यूक्रेन की जंग पर नजर रख रहे रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन डॉनबास की जंग हार सकता है। जंग में रूस को जबरदस्त नुकसान के बावजूद रूस की सेना डॉनबास के इलाके दर इलाकों पर कब्जा करती चली जा रही है। लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क शहर के 90% से ज्यादा इलाके पर भी अब रूस की सेना का ही कब्जा हो चुका है। सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर रूसी कब्जे का मतलब है पूरे लुहांस्क पर रूस का कब्जा हो जाएगा। Противник поводить себе це дуже зухвало, старається невеликими групами пройти через нашу оборону, але, звісно, йому це не вдається, тому що це піхотні підрозділи, які стоять попереду спостережними постами, добре виявляють його просування, і ми вчасно даємо відсіч. यूक्रेन की सेना दावा कर रही है कि वो अपनी हिम्मत और जज्बे की बदौलत रूस की सेना को हरा देगी। यूक्रेनी सेना के मुताबिक सत्य उनके साथ है, लिहाजा वो रूस को अपनी सरजमी से बाहर खदेड़ कर ही दम लेंगे। Сила в духові, це сила в правді. Правда на нашій стороні, це наша земля, яку ми захищаємо, земля наших предків. Тому ні кроку назад, а це тільки вперед до перемоги, до наших перемог. फिलहाल डॉनबास में रूस की सेना इतनी ताकत के साथ लड़ रही है कि यूक्रेन की फौज के लिए अब डॉनबास में उसका मुकाबला करना लगभग नामुमकिन लग रहा है। डॉनबास इलाके में रूस की सेना यूक्रेनी फौज के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर भीषण हमले कर रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बयान के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डॉनबास के हर शहर को तबाह करने पर तुले हुए हैं। Продовжуються дуже жорстокі бої на Донбасі. Щодня повторюю ці назви. Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ, багато інших. Повторюю на нарадах з військовими, з дипломатами, у розмовах з представниками держав-партнерів. Росія хоче розбити кожне місто Донбасу. Кожне. І це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Всі ці руїни у колись щасливих містах, чорні сліди від пожеж, воронки від вибухів.
Це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу. Мабуть, це найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої держави. Той шлях, який пройшла російська держава за 107 днів. Українські військові роблять все, щоб зупинити наступальні дії окупантів, наскільки це можливо, наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії, усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати у наших партнерів. असल में पुतिन की नजर डॉनबास पर है तो इसके पीछे कई बड़ी वजहें छिपी हैं। मसलन डॉनबास औद्योगिक रूप से बहुत ही विकसित क्षेत्र है। यूक्रेन की अर्थव्यवस्था में करीब 20% हिस्सेदारी डॉनबास क्षेत्र की ही है। डॉनबास में कोयले का विशाल भंडार है। अनुमान है कि यहाँ 10 बिलियन टन कोयले का भंडार है। डॉनबास में पूरे यूरोप में चौथे नंबर का कोयला भंडार है। डॉनबास के ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं, यानी यहाँ रूस को समर्थन मिलता है।